आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो में मैंने पूरी सिटीजनशिप को कंप्लीट कर दिया है। पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, यूपीएससी तक के लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और आपको सीधा फायदा देगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए और मेरे साथ पढ़िए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 2, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कहाँ से कहाँ आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 5 से 11। और ये पूरा का पूरा 5 से 11 क्या कहता है, नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। अब आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे और क्या चर्चा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ आर्टिकल बता दूं जो 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुछ बच्चे सब रट लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को रटिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हों। जैसे मैं बता रहा हूं, इसमें आर्टिकल 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता के क्या प्रावधान थे, कौन कौन से लोग भारत के नागरिक कहे गए, सबसे पहला 5 आर्टिकल कहता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, जो लोग भारत के हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोज हु आर इंडियंस लेकिन भारत के बाहर रहते हैं, अरे एनआरआई जो बात कर रहा हूं उनकी बात करें तो उनके बारे में बताता है कौन, उनके अधिकारों में, उनके नागरिकता के अधिकारों में चर्चा करता है आर्टिकल नंबर 8। बड़ा जरूरी है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 9। क्या, अगर कोई आदमी स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कैसी है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। ये बात याद रखिएगा। अब जब मैं बोल रहा हूं सिंगल सिटीजनशिप तो इसका मतलब अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका में एक तो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ सेंट्रल की आपको लेना पड़ेगा, मतलब यूएसए की आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप 50 राज्य है अमेरिका में, उसके जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य की भी नागरिकता। तो आपके पास कितनी नागरिकता होनी चाहिए, 2 नागरिकता। पहली नागरिकता एक तो यूनाइटेड स्टेट की और दूसरा उस राज्य की जहां पे आप रहते हैं। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका में, ये बात याद रखिएगा। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आपके पास नागरिकता कहां की रहेगी, सिर्फ एक की, भारत की। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 9 के बाद और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक आर्टिकल नंबर 11 कि संविधान ने संसद को ये ताकत दी, ये पावर दी कि भैया तुम नागरिकता के विषय में और कानून बना सकते हो। तो कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गए, सिंपली आर्टिकल नंबर 5, 8, 9, 11। 5, 8, 9, 11 याद रखिएगा। 5, 8, 9, 11। सबसे पहले तो आपको ये आर्टिकल कंठस्थ होने चाहिए। ये पूरी पीडीएफ है, मैं आपको पूरा दे दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस देखते रहिए कि आपको उसमें करना क्या क्या है। 5, 8, 9, 11 ये बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए ये जरूरी है। अब आ जाइए, मैं वन बाई वन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि संविधान क्या कहता है नागरिकता के विषय में। ठीक, और उसके बाद फिर संविधान ने जब पावर दे दी है किसको, संसद को, तो संसद क्या कहता है नागरिकता के बारे में। 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले संविधान क्या कहता है, तो संविधान में कहा गया है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की गई है। तो याद रखिए, कुछ अधिकार, कुछ फंडामेंटल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं। वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ये बहुत बार पूछ चुका है, कम से कम 50 बार इंडिया के हर एग्जाम से पूछता है। क्या, वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्रोवाइड है, किसी बाहरी विदेशी नागरिक को नहीं प्रोवाइड है। तो 15, 16, 19, 29, 30। अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय नागरिकता के विषय में आर्टिकल, संविधान का भाग 2 बताता है कि आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक नागरिकता है। एक मैटर है, देखिए संविधान का जो भी प्रावधान है आर्टिकल 5 से 11 तक, इसमें एक कमी है। कमी क्या है, ये भाग 2 सिर्फ ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जो संविधान का भाग 2 है उसकी एक कमी है। कमी क्या है, ये सिर्फ इतना बताता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय देश में कौन कौन लोग नागरिकता पाने के हकदार थे, ये सिर्फ बताता है भाग 2। मेरी बात ध्यान रखिएगा, भाग 2 सिर्फ ये बताता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कौन कौन से लोग भारतीय नागरिक कहलाए गए, सिर्फ इतना बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई आदमी नागरिकता लेना चाहे या छोड़ना चाहे तो उसका क्या प्रावधान है। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो संविधान ने ये तो बता दिया कि कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हैं 1950 को, लेकिन उसके बाद कौन नागरिक बन सकता है, कैसे नागरिकता छूटेगी, इस चीज के बारे में नहीं बताता। इस चीज के बारे में संविधान ने ताकत दी, पावर दी किसको, संसद को, और संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, याद रखिएगा। तो
नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बताता है, कैसे नागरिकता ली जा सकती है और कैसे नागरिकता छोड़ी जा सकती है 1950 के बाद। सिंपल समझ लीजिए। तो 1950 को जो जो लोग संविधान में नागरिक कहे गए वो बताता है संविधान, और 1950 के बारे में नागरिकता के विषय में जो भी चर्चा करेगा वो करेगा कौन, नागरिकता अधिनियम 1955। ये कैसा है, ये संसद ने बनाया, ये पार्लियामेंट में बनाया, तो ये क्या है, कानून के बारे में है। ठीक है, अगला आ जाइए, संसद क्या कहता है, पहले संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है कि 26 जनवरी 1950 को 4 तरीके के लोग भारतीय नागरिक कहलाए। कौन कौन से लोग, मैंने बताया था ना कि संसद बताता है कि 1950 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक कौन कौन है, सिर्फ ये बताता है। क्या बताता है, जो आदमी के पास डोमिसाइल हो भारत की, कब, 26 जनवरी 1950 की बात बोल रहा हूँ, वो आदमी जिनके पास भारत के क्या हो, निवास प्रमाण पत्र हो, वो भारत के नागरिक होंगे 26 जनवरी 1950 को। जो आदमी, याद रखिएगा, जो आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले पहले पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। या फिर वो आदमी जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे, पहले तो चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन फिर 1 मार्च 1947 को वापस भारत आ गए, तो उनको भी क्या करता है, ये नागरिक अपना मानता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, भारत के वो लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनको भी ये नागरिक मानता है। कौन, संविधान ये कहता है। तो संविधान सिर्फ कहता है 4 तरीके के लोग नागरिक कहलाते हैं, वो ये 4 तरीके हैं। इसके अलावा संविधान किसको पावर दे देता है संसद को। तो अब देखिए संसद ने क्या बनाया, संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। और नागरिकता अधिनियम 1955 2 चीज़ों की चर्चा करेगा कि कैसे नागरिकता पानी है और कैसे नागरिकता खो जाती है। तो याद रखिए, संसद कहता है कि 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं। एक तो जन्म से, याद रखिएगा बार बार पूछा जाता है, सबसे पहला बर्थ से, दूसरा डिसेंट से, डिसेंट का मतलब वंश से, जन्म से या वंश से, तीसरा पंजीकरण से या रजिस्ट्रेशन से, चौथा नेचुरलाइजेशन से, प्राकृतिकरण से, और 5वां इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी का मतलब समझ लीजिए, जैसे गोवा था, पहले भारत का अंग नहीं था, फिर जब गोवा को भारत ने छीन लिया या भारत के पास गोवा आ गया, तो गोवा के नागरिक अल्टीमेटली किसके पास आ गए, भारत के पास आ गए। तो वो क्या हो गए, भारत के इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। भारत ने गोवा को हथियाया तो गोवा के लोग भारत के लोग हो गए। ठीक है ना, ये होता है। तो 5 तरीके से भारतीय नागरिकता एक्वायर की जा सकती है और 3 तरीके से भारतीय नागरिकता जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये भी कौन कहता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है। तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मेरे ख्याल से आपको हो रहा होगा कि संविधान ने ये नहीं बताया कि नागरिकता कैसे मिलेगी कैसे जाएगी। संविधान ने सिर्फ इतना बताया कि 26 जनवरी 1950 को 4 तरीके के लोग भारत के नागरिक कहे गए, बस इतना सा कहा। और उसने सारी ताकत किसको दे दी आगे नागरिकता के विषय में, संसद को। संसद ने बताया कि 5 तरीके से नागरिकता पाई जा सकती है और 3 तरीके से नागरिकता चली जाती है। 3 तरीके में कौन कौन 3 तरीके हैं, तो ये भी याद रखिए। एक तो आदमी खुद छोड़ दे, जिसको बोलते हैं रेनुंशिएशन, आप खुद छोड़ दीजिए कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले रहा हूं। दूसरा त्यागपत्र, टर्मिनेशन का मतलब समाप्ति, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया। आपका क्या हो गया भाई, शुरू में ये था कि भाई आप ऐसे समझिए, एक तो आप अपनी नागरिकता खुद छोड़ दीजिए, मतलब आपने खुद छोड़ दी कि मैं अब कहीं और की नागरिकता ले रहा हूँ, एक हो गया। दूसरा हो गया कि मैंने 5 साल तक भारत, मतलब जैसे होता ना कि एक लिमिट तक मैं भारत आया हूँ, मैं 5 साल रह रहा हूँ, अब मेरा वो टेन्योर पूरा हो गया तो मेरी नागरिकता खत्म हो गई। और तीसरा, भारत सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन ले। तो याद रखिए 3 तरीके से नागरिकता जाती है, आप खुद छोड़ दीजिए, आपका टेन्योर जितना समय रहना था वो पूरा हो गया, या भारत सरकार आपसे कह दे कि भैया तुम्हारी नागरिकता खत्म, अब तुम यहाँ से निकल लो। 3 तरीके हैं कि या हम तुम्हारी नागरिकता छीन लेते हैं। तो 3 तरीके से नागरिकता जाती है और 5 तरीके से नागरिकता मिलती है, याद रखिए। जन्म के हिसाब से, अब जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके बारे में ये थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेना चाहिए कि जन्म से कैसे कौन लोग नागरिक हैं। तो याद रखिए, एक ऐसा आदमी जो 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में पैदा हुआ हो, वो भारत का नागरिक है जन्म से। दूसरा, एक ऐसा आदमी जो 1987 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई पैदा हो तो उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे बर्थ से कैसे कोई भारत का नागरिक बनता है, बड़ा ज़रूरी है। पहला, जो लोग 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में पैदा हुए, याद रखिएगा, वो लोग भारत के सिटीजन हैं। ये हैं, मतलब जो लोग भी पैदा हुए वो भारत के सिटीजन हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जाएगा। दूसरा, जो लोग भारत के सिटीजन
तब कहे जाएंगे अगर उनका जन्म 18 से 1987 के बाद हुआ हो और उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। और जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ हो तो वो सिर्फ तब कहे जाएंगे जब उनके दोनों मतलब माँ बाप में से मम्मी पापा दोनों भारत के हों। और याद रखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। अच्छा, इलीगल माइग्रेंट क्या होता है जानते हैं आप? कुछ देश ऐसे हैं जिनको भारत ने रिस्ट्रिक्ट किया है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप यहां से अगर भारत आते हैं तो आप इलीगल माइग्रेंट हैं, ठीक। जो भारत के दुश्मन देश हैं, चाइना से कोई आ जाता है तो इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। जो दोस्त हैं वो लोग इलीगल नहीं, वो लीगल माइग्रेंट है। लेकिन अगर कोई दुश्मन देश से आ जाता है तो वो इलीगल माइग्रेंट होता है। तो ये होता है जन्म से। दूसरा मैं आपको बताता हूँ बर्थ से, मतलब वंश से। वंश से का मतलब भाई आपके वंशज यहाँ के रहे हों। अब उसके भी 3 प्रावधान हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस आप PDF देखते समय एक बार देख लीजिएगा बस। ये UPSC के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर आता है क्या? पंजीकरण से। आपने पंजीकरण किया। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा, वो क्या है? कोई भी आदमी भारत में अगर रजिस्ट्रेशन करता है कि हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए तो 7 साल उसको भारत में बिताना पड़ेगा। एक नॉर्मल ये चीज़ कही जाती है। इसमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट याद रखिएगा एक आदमी भारत में अगर 7 साल बिता ले और फिर वो अप्लाई करे तो वो एलिजिबल हो जाता है पंजीकरण के लिए। उसके बाद अगला आ जाइए नेचुरलाइजेशन, और मतलब प्राकृतिकरण। और लास्ट आता है, खत्म होता है कैसे? सिटीजनशिप से। तो अब मैं एक सबसे ज़रूरी टॉपिक बता रहा हूँ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है? ध्यान से सुनिए। भारत के वो लोग जो भारत में रहते थे लेकिन बाहर कहीं नौकरी करने गए और वहाँ की नागरिकता मिल गई, उनके लिए क्या हुआ? मतलब NRIs, एक बारे में समझिए NRIs के बारे में। तो 2000 में, सितंबर 2000 में सिंघवी साहब, याद रखिए कौन? सिंघवी साहब, LM सिंघवी साहब की अध्यक्षता में एक क्या किया गया? जो लोग हाई लेवल कमेटी बनाई गई 2000 में, जिसका काम था कि ये बताइए भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता के लिए क्या व्यवस्था है। तो सिंघवी साहब ने अपनी 2002 में, जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने इनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने क्या किया? अमेंडमेंट किया। किसमें? सिटीजनशिप एक्ट में। कब अमेंडमेंट किया? 2002 में, याद रखिएगा। पहला अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट 2002 जनवरी में किया गया उसके तहत किया गया कि कुछ लोगों को, याद रखिएगा, टू दी सर्टेन स्पेसिफिक कंट्री, कुछ देशों के लोग जो भारत के हैं लेकिन बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको क्या किया गया? ड्यूअल सिटीजनशिप टू दी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैं भारत का हूं, मैं कनाडा में काम कर रहा हूं, तो मैं भारत का ही ना, कनाडा में काम कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिया जाएगा? PIO, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब ये दोहरी नागरिकता से अलग है। देखिए, एकल नागरिकता का मतलब भारत के राज्य की अलग से नागरिकता और भारत की नागरिकता, इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। कुछ लोगों को, याद रखिए, कुछ कंट्रीज को दिया गया, कुछ कंट्रीज में भारत के लोग जो थे उनको दिया गया क्या? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। याद रखिएगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंट्री के भारतीय लोगों को दिया गया PIO कार्ड, ठीक। उसके बाद फिर इसको फिर से अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। 16 कंट्रीज, कितने? 16 अलग और कंट्रीज को फिर से दिया गया क्या? PIO का मतलब ये भारत का पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन कार्ड है। और उसके बाद 2005 में फिर से अमेंडमेंट किया गया कि 2-3 पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के सभी कंट्री के भारतीय लोग को दिया गया क्या? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। किस लिए? PIO के लिए, क्योंकि वो भारत के लोग हैं, याद रखिए। और उसके बाद तो मेरे बात, भारत के लोग जो बाहर हैं उनके लिए सबसे पहले 2000 में बात हुई, फिर 2002 में कुछ लोगों को किया गया, 2003 में कुछ और लोगों को किया गया, फिर 2005 में OCI के लिए किया गया, और 2015 में क्या किया गया? इन सब को मिला के कह दिया गया, याद रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। आप अक्सर कंफ्यूज करते हैं, मैं इसके बारे में बता दूं। ये सिर्फ इतना कहता है कि PIO और OCI कार्ड, PIO का मतलब पर्सन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिला दिया गया और अब एक कार्ड बन गया क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। मतलब भारत के बाहर जो लोग मैं भारत के बाहर चला जाऊं तो मुझे अलग अलग PIO और OCI नहीं, सिर्फ एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। याद रखिएगा, कौन? OCI कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये है क्या? OCI कार्ड। ये कब कहा गया? 2015 में कहा गया कि अब मैं भारत में भी रह सकता हूँ, वहां पे भी रह सकता हूँ, ठीक है। तो ये है भारतीय नागरिकता के बारे में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे शॉर्टेस्ट ट्रिक ऑफ किसका? फंडामेंटल राइट्स।